जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नया टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? भारतीय मरुस्थल, द इंडियन डिजल्ट। ठीक, द इंडियन डिजल्ट के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और भारत में एक ही मरुस्थल पाया जाता है, वो है थार का मरुस्थल, जिससे आप लोग भलीभांति परिचित होंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा जल्दी से क्योंकि रिवीजन हो जाए। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? दक्कन के पठार के बारे में। क्या पढ़ा था? दक्कन प्लेटों के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट के बारे में। हम लोगों ने देखा था जो वेस्टर्न घाट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है उसकी हाइट जो है वो बढ़ती है, मतलब कि उत्तर से नॉर्थ टू साउथ चलने पर जो दक्कन का पठार है, दक्कन मतलब जो जो हमारा ये जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, उसकी हाइट बढ़ती है। उसका रीजन क्या था? क्योंकि जो सबसे नीचे जो है, नीचे कौन वाले भाग में जो हम लोग ने पढ़ा था, यहाँ कौन सा तट है? मालाबार तट है। ऊपर कोकर तट है, बीच में कन्नर है और सबसे नीचे कौन सा तट है? वो मालाबार तट है। तो जो मालाबार तट है वहीं पर क्या पाए जाते हैं? वहाँ तो ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, वो आप लोगों को समझना है कि कैसे पढ़ना है। ठीक, हालांकि हम बता दे रहे हैं कि ये पूछ सकता है किस तट में पाई जाती है चोटी। तो याद रखना, पूर्वी घाट में या पश्चिमी घाट में ये पूछ सकते हैं। तो आप लोग क्या लगाएंगे? पश्चिमी घाट, मतलब कि वेस्टर्न घाट जो है उसमें पाई जाती हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब जो नीचे की तरफ ये हाइट कैसे बढ़ती है, मतलब कि क्यों जो है हाइट ज़्यादा है नॉर्थ टू साउथ जाने में? क्योंकि वहाँ पर एक दोदा बेटा और जो अनाईमुरी चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है ना। और जो अनाईमुरी है वो तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ही, इसलिए। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था जो ये वाला पठार है कौन था? जो हमारा ईस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है। पठार का जो ये वाला रीजन है प्लेटू का, पश्चिमी घाट वाला मतलब कि पूर्वी घाट वाला ईस्टर्न घाट जो है वो क्यों इसकी अपेक्षा छोटा है? ठीक, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि, और ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको जो है पूरा एकदम कॉन्टिन्यूअस सतत मिलेगा, सतत, कहीं भी कटाव नहीं है इसमें। ठीक, कहीं से भी ये असतत नहीं है या इरेगुलर नहीं है। लेकिन ये जबकि इरेगुलर है उसका भी हम लोगों ने समझ लिया था क्यों है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकलती हैं जो अपने साथ जो है इरोजन जो है अपर्दन किए रहती हैं और घाट का जो है वो काटते रहते हैं। मतलब जिस मार्ग से जाती हैं वहाँ से जो घाट है वो कटता है। ठीक, मतलब कि इरोजन होता है, उसका अपर्दन होता है। घाट जो है वो उसको जो है नदी जो है उसका भारी मात्रा में अपर्दन करती है, इरोजन करती है। ठीक, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन डिजल्ट, भारतीय मरुस्थल। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोगों को पढ़ना है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्वीप समूह, जो हमारे दो हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। लेकिन द्वीपों को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेंगे पहले क्या? प्रवाल भित्तियों के बारे में, कोरल रीफ्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए, हाँ, उससे पहले एक बात और है कि अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, क्लास समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। जब आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी लास्ट तक, जो इस वीडियो का मकसद ही यही है, हर एक चीज़ जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए आपको लास्ट तक देखना जो है वो ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। ठीक, द इंडियन डिजल्ट। तो पहली लाइन कर रहे हैं, द इंडियन डिजल्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। सॉरी दोस्तों, द इंडियन डिजल्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर हमारी पाई जाती है अरावली रेंज। ठीक, अरावली रेंज इसी के जो वेस्ट में, मतलब कि पश्चिम में क्या है, ये जो इतना सा भाग है ये क्या है? ये हमारा थार का मरुस्थल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द इंडियन डिजल्ट, भारतीय मरुस्थल, जिसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। ठीक, द थार डिजल्ट, इसको हम लोग समझते हैं। समझ में आया इतना? अब देखिए, अब ये जो अरावली रेंज कहा जाता है कि यही अरावली जो रेंज है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वतमाला जो है, एक तो देखिए इसके बारे में सबसे पहला तो यही आप लोग याद रखना कि ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से है। मतलब कि वो जो है सबसे पुरानी रेंज है, विश्व की सबसे ज़्यादा पुरानी रेंज है ये अरावली जो है, ये अरावली रेंज। ठीक, याद रखना आप लोग, जो अरावली की पूरी श्रृंखला है। अब इसी के जो पश्चिम में क्या पाया जाता है? थार मरुस्थल। ठीक, और ये भी है कि ये जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, ठीक, पर्वत बोल दिया था तो धोखे से, ये पहाड़ियाँ क्या है? ये अरावली पहाड़ियाँ, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ क्या है? और देखिए, ये भी कहा जाता है एक समय ये भी हो सकता है कि बहुत काफ़ी ऊंची रही हो। ठीक, लेकिन नदियों ने इनका आए दिन अपर्दन किया और अब ये जो है पहाड़ी के रूप में हो गई हैं। ठीक,
अब देखिए ये जो अरावली रेंज है हमारी, इसी के पश्चिम में हम लोगों ने समझ लिया क्या है, हमारा थार मरुस्थल। और ये भी है कि ये जो अरावली रेंज है इसको, इस मरुस्थल को यहाँ पर, इस मरुस्थल को जो है ये इस साइड आने से रोक रही है। किस साइड? इधर, मतलब उसका विस्तार होने से, इसका एक्सटेंशन, इसका जो फैलाव है वो और आगे होने से रोक रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अरावली जो रेंज है इसमें भी क्या हो रहा है, भारी मात्रा में इरोजन हो रहा है, जिससे हो सकता है कि ये जो मरुस्थल है ये आगे की तरफ भी बढ़ता चला जाए। ठीक, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, हालांकि ये काफ़ी टाइम होगा, ये जो चीज़ें हैं ये जो जियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी नहीं होती हैं, इनको काफ़ी टाइम लगता है हर एक चीज़ में। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या ये हम लोग क्या पढ़ेंगे जब हम लोग कभी मान लीजिए मेंस की तैयारी करेंगे, जब हम लोग आंसर लिखेंगे, हालांकि ये CBSE बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन जब UPSC PCS के विषय में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि ये जो लेक्चर है हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए, चाहे CBSE हो, चाहे UPSC हो, चाहे UP PCS। ठीक, ये जो है ज़्यादातर एक क्वेश्चन आ गया था UPSC में कि जो ज़्यादातर मरुस्थल हैं देश में वो पश्चिमी किनारों पर ही क्यों पाए जाते हैं, मतलब पश्चिमी तट पर ही, पश्चिमी भाग में ही क्यों पाए जाते हैं हर देश के। ठीक, उसका क्या रीज़न है वो हम लोग बाद में समझेंगे। ये देखिए आप लोग को इतना समझा गया। अब देखिए लास्ट आगे क्या कर रहा है। अब देखिए एक चीज़ और याद रखना, मरुस्थल की परिभाषा क्या है। मरुस्थल मतलब जहाँ भी जो एनुअल जो रेनफॉल है, मतलब कि जो वार्षिक वर्षा है, अगर वो 250 mm मतलब कि 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो वो जो है वो क्षेत्र जो है वो मरुस्थल मान लिया जाएगा। ठीक, उसे मरुस्थल मान लिया जाएगा। अब देखिए, इट इज़ एन अनडेल्टिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ठीक, मतलब ये जो पूरा है ये किससे, ये रेत से ढका हुआ है। ये जो है रेत से, भैया मरुस्थल में रेत होती है, ये रेत से ढका हुआ है। और हालांकि हम लोग ये भी समझेंगे मरुस्थल जो होता है वो गर्म भी होता है, शीत भी होता है। जैसे हम लोग एक हमारा और इसको भी हम लोग मरुस्थल ही कह सकते हैं, जैसे जो लद्दाख है, लद्दाख रेगिस्तान सबसे बड़ा, इसको हम लोग ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लेकिन अभी जो NCERT में दिया गया हम लोग सिर्फ वो पढ़ते हैं। ठीक, ये जो है थार का मरुस्थल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जो भी अभी हम लोगों ने बात की। क्या बात की हमने कि जो अरावली रेंज है इसके पश्चिम में अगर आ जाए कि किस पहाड़ियों के पश्चिम में, किस पहाड़ी के पश्चिम में ये पर्वत, ये जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं तो कहाँ हैं वो, मतलब कि जो अरावली पहाड़ियाँ के पश्चिम में कौन है, थार का मरुस्थल। ठीक, इतना याद रखना आप लोग। फिर एक चीज़ और याद रखना, किसी मरुस्थल के लिए क्या मतलब कंडीशन होनी चाहिए, जो वर्षा है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो याद रखना 250 mm या 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक, याद रखना मरुस्थल के लिए मरुस्थल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, डिजल्ट जो एनुअल रेनफॉल है, क्या एनुअल रेनफॉल वो कितनी होनी चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक, 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 250 mm। ठीक, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आप लोग आंसर कर देना। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट लाइन है वो कह रहा है, इट इज सैंड ड्यून्स स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक, इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है दिस रीजन रिसीव्ड वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm। हालांकि जब यही है क्या, अब देखिए 250 mm से कम होनी चाहिए और यहाँ कितनी हो रही है 150 mm से, मतलब कि 15 सेंटीमीटर से कम हो रही है, तो ये तो अच्छा खासा मरुस्थल है फिर, है ना, जो अपना भारत का मरुस्थल है। ठीक, मरुस्थल है यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। भैया इसकी जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है वो कैसी है, वो शुष्क है, एरिड है। ठीक, एरिड जलवायु मतलब कि शुष्क है काफ़ी। ठीक, यहाँ पानी बरसात बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है 150 mm से भी कम होती है, 150 mm लगभग होती है। एनुअल जो है वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है, 150 mm होती है या इससे कम ही होती है। तो यहाँ पर रेनफॉल इतनी कम होती है कि वेजिटेशन जो है, मतलब कि जो वनस्पतियाँ हैं वो बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, कटीली झाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो हैं इस मतलब कि जो जिसने देखिए एक चीज़ और भी है, यहीं से एक मोटिवेशन लाइन भी निकलती है कि जो परिस्थितियों के हिसाब से ढल गया वो समझ लिए वही लास्ट तक टिकता है। तो ये एग्ज़ाम भी है, आपको एग्ज़ाम कैसा भी आपको उसकी परिस्थिति के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ढलना ही पड़ेगा, तभी आप लोग वहाँ पर जो है वहाँ पर टिक पाएंगे लंबे समय तक। ठीक, और ऐसा नहीं कि खाली नौकरी के बाद भी, मतलब कि एग्ज़ाम में ही, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों की मेन परीक्षा स्टार्ट होती है जब नौकरी मिलती है, वहाँ पर आप लोगों को जो है, और ख़ासकर मान लीजिए जो UPSC PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं बाद में। ठीक,
तो बहुत कुछ है। हर एक लाइन जो है अगर आप लोग सही से समझेंगे तो हर एक लाइन कुछ ना कुछ सिखाती है हम लोगों को, जो कि हम लोगों को सीखना चाहिए। ठीक, सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ाने का देखिए ऐसे नहीं, ये जो सब्जेक्ट है ये सब क्यों रखा गया है, इससे हर एक चीज़, या हम लोग मान लीजिए कोई आंसर लिख रहे हैं, अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग में लोगों से हट के लिखना है तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ लोगों से, मतलब कि कैसे आप लोग लोगों से खुद को अलग साबित कर सकते हैं या हटकर साबित कर सकते हैं। ठीक, धीरे धीरे खुद को पहचानना सीखिए। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो समझ लिया कि वनस्पति क्यों कम होती है, कटीली झाड़ियाँ क्यों पाई जाती है ना, क्योंकि वो जो है उसका देखिए इसका एक और भी रीजन होता है कटीली झाड़ियाँ का, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। भैया यहाँ पर लंबी नदियाँ पाई नहीं जाती हैं। ठीक, कभी थोड़ी थोड़ी बहुत सरिताएँ दिख जाती हैं जब बरसात होती है, सरिताएँ, वो भी कैसे हल्की फुल्की थोड़ी बहुत सरिताएँ दिख जाती हैं, वो भी जब बारिश होती है, फिर उसके बाद विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन जो एक नदी है, अगर पूछ दे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय मरुस्थल, मतलब कि जो थार का मरुस्थल है वहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों, आप लोग बताएंगे लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। मतलब जो लूनी नदी है वो इस रीजन की, इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। और हालांकि ये जो नदियां हैं, ये भी जो नदी है ना वो अरेबियन सी में जाकर, मतलब कि ये जो नदी है वो सी, मतलब कि जल में, सी में जाकर नहीं मिल पाती है। तो कुछ लिखा है सून आफ्टर दे डिसअपेयर इनटू द सैंड। ये जो नदी है वो जल्दी ही उसी रेत में ही अपेयर, मतलब कि डिसअपेयर हो जाती है, मतलब कि गायब हो जाती है या इनविजिबल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, इनटू द सैंड मतलब कि उसी रेत में। एज डू नॉट हैव इनफ इन वाटर टू रीच द सी। इतना पानी उनमें नहीं रह जाता है नदियों में कि वो समुद्र तक पहुंच पाएँ। ठीक, समुद्र तक पहुंच पाएँ, कहाँ, अरेबियन सी तक पहुंच पाएँ। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा था, इट इज एन, यहाँ हम लोग क्या पढ़ा था, इट हैज एरिड, हाँ, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और एक लाइन यहाँ रह गई थी, दिस रीजन, ये भी पढ़ लिया था, हाँ, स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हम लोग ने अभी भी पढ़ा, जो सरिताएं हैं थोड़ी बहुत, जो नदी हैं हल्की फुल्की छोटी सी, जो इसको स्ट्रीम्स, नदी पे नहीं कहेंगे, धाराएं जो हैं थोड़ी बहुत, वो अपेयर होती है कब, रेनी सीजन, जब यहाँ पर बारिश का मौसम होता है तब अपेयर होती है। हालांकि जो ये लूनी नदी है ये जब ये जलमग्न हो जाती है, मतलब कि ये जो है डिसअपेयर हो जाती है, रेत में जो है वो मर्ज हो जाती है नदी, मतलब कि उसमें उसके अंदर समा जाती है। समाना क्या मतलब कि इतना गर्म शुद्ध जलवायु है कि वहाँ तेजी से वाष्पीकरण भी होता होगा। ठीक, अरे वाष्पीकरण तो नहीं होता होगा ना, वाष्पीकरण के लिए तो दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अरे आप इतना समझ लीजिए कि वहाँ पर बारिशें नहीं होती। ठीक, बारिशें नहीं होती है, ठीक, बारिश नहीं होती। और बाकी देखिए मरुस्थल के लिए और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, मरुस्थल की कंडीशन होती है। ठीक, लेकिन जो अब एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, ज्योग्राफी की 9th की एनसीईआरटी में। ठीक, तो हम लोग इसको जब फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ेंगे ज्योग्राफी तब बात करेंगे। ठीक, इसकी आगे क्लास में। तो इतना देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, इंडियन डिजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। जो अरावली रेंज है इसके पश्चिम में वेस्टर्न रीजन में कौन है, हमारा क्या है, थार का मरुस्थल है। ठीक, इंडियन डिजर्ट जिसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल। फिर कह रहा है इट इज एन अनडल्टिंग सैंडी प्लेन कवर्ड, जो कि रेत से ढका हुआ है। स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो सरिताएँ हैं बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत सरिताएँ हैं वो देखने को मिल जाती हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, 150 mm से कम या 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, यही कंडीशन होनी चाहिए मरुस्थल के लिए। 250 mm से कम वर्षा। फिर कह रहा है इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। भैया इतनी शुष्क जलवायु है कि वहाँ पर जो वनस्पति है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, और ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर देखने को मिलेंगी भी वनस्पति तो उसमें कटीली होंगी। ठीक, कटीली झाड़ियाँ टाइप की। फिर कह रहे हैं लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर। ये देखिए ये पॉइंट बनता है, याद रखना, थार के मरुस्थल की जो है सबसे लंबी नदी अगर पूछ दें, एकमात्र नदी है जो सबसे लंबी है यहाँ की, मतलब एक ही नदी है। ठीक, तो वही लंबी होगी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। एक सबसे मतलब कि लंबी नदी, बाकी को नदी भी नहीं कह सकते। ठीक, वो एक हिसाब से जब पानी होता है तो वही पानी समझ लीजिए बहना कहीं ना कहीं चालू कर देता है। फिर सून आफ्टर दैट डिसअपेयर, फिर उसके बाद जो है वो रेत में ही क्या होता है, रेत में ही डिसअपेयर हो जाती हैं, क्योंकि इनफ वाटर जो है वहाँ तक नहीं बचता समुद्र तक पहुँचने के लिए। रास्ते में जो है वो जो वाटर है वो ख़त्म हो जाता है। अब इतना देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाया है ना, हल्का सा भले प्रॉब्लम हुई हो बोलने में। ठीक, लेकिन आप लोगों को जो कंटेंट है वो अच्छा दिया है, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब दोस्तों हम लोग देखेंगे तटीय मैदान को, द कोस्टल प्लेन के बारे में, ठीक, जो कि हम लोगों को दो कोस्टल प्लेन पढ़ना है। एक तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इस साइड है, और एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। हालांकि हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो क्या है, ये ऐसे, ठीक, ये क्या है ऐसे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पाया जाता है पश्चिमी घाट जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक पाया जाता है क्या, यहाँ पर एक पाया जाता है हमारा ईस्टर्न घाट जिसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा था पेनिसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, ठीक। मतलब कह रहा है कि एक छोटी सी एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, ठीक, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ। हालांकि ये जो है ये संकीर्ण है, और ये जो है इसके मुकाबले जो है इसके कंपेयर में ये जो है ये ज़्यादा चौड़ा है। और ऐसा किस लिए, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था यहाँ से जो है काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, ठीक, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये लोग क्या करती हैं यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, क्या बनाती हैं, अपना डेल्टा बनाती हैं, ठीक, यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। और जब डेल्टा बनाती है तो यहाँ खूब सारा अवसाद इकट्ठा होता है, खूब सारा अवसाद इकट्ठा होता है, तो ये जो मैदान है वो बहुत काफ़ी चौड़ा हो गया है। ये जो तटीय मैदान है हमारा कौन सा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो काफ़ी चौड़ा हो गया इसके मुकाबले, और ये जो है ये संकीर्ण है। इसीलिए देखिए लिखा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो प्लेन, ये संकीर्ण मैदान है। और इसके 3 सेक्शन है, याद रखना, इसके 3 सेक्शन है कौन कौन सा, एक तो ये इधर सेक्शन हो जाएगा, ठीक, इधर साइड सेक्शन हो जाएगा, एक बीच का है, एक नीचे का। जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकर तट, क्या कहते हैं, कोकर तट, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं कोकर तट, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं कोकर तट, ठीक, कोकर तट, याद रखना आप लोग, कोकर कोस्ट इसको हम लोग कहते हैं। फिर जो बीच वाला है इसको हम लोग कहते हैं कन्नड़, क्या कहते हैं, कन्नड़ मैदान, ठीक, ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग कन्नड़ मैदान कहते हैं, ठीक, कन्नड़ मैदान या कन्नड़। और जो सबसे नीचे वाला है इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट, क्या कहते हैं, मालाबार तट। देखिए याद रखना ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला है, ठीक, जो सबसे उत्तर में, इसको हम लोग कोकर कोस्ट कहते हैं, इसको कन्नड़ मैदान कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट कहते हैं। सेम यहाँ भी है, इसको हम लोग नदर्न सरकार कहते हैं या उत्तरी सरकार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नदर्न सरकार, क्या कहते हैं, नदर सरकार। और जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक, याद रखना आप लोग, इसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो है ये वाला जो तट है, ये वाला संकीर्ण है, इसके बारे में पहले आगे पढ़ लेते, ठीक। ये जो है हमारा, देखिए एनसीईआरटी कह रहा है ये जो पेनिसुलर प्लेटो है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जो पूर्वी तट है कौन था, जो ईस्टर्न तट है, ठीक, ईस्टर्न तट है। और जो वेस्टर्न तट है ये क्या है, ये 2 मैदानों से फैला हुआ, ये मतलब कि मैदान से, एक तटीय मैदानों से, एक तटीय मैदान की पट्टी पाई जाती है, इसमें एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, स्ट्रिप पाई जाती है, ठीक, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, जो कि अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक है। आप लोग देखिए ये यहाँ से लेके कहाँ तक पाई जा रही है, जो पट्टी है यहाँ तक पाई जा रही है। और हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में तटीय मैदान के मतलब कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत के इस साइड क्या है, हमारा अरेबियन सी है, ठीक, अरेबियन सी है, याद रखना ये क्वेश्चन बनता है, ठीक, ये अरेबियन सी है। और इस साइड क्या है, इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है, क्या है, बे ऑफ बंगाल है। यहीं पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैदान है वो फैला हुआ है, तटीय मैदान जो है कोस्टल प्लेन है। जो इस साइड है, पूरब की साइड में है, जो इस साइड ईस्ट साइड में, उसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कह देते हैं। और जो पश्चिम की साइड है उसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कह देते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर कह रहा है ये जो है ये संकीर्ण है, ये देखिए ये जो है ये संकीर्ण मैदान है और ये चौड़ा है, ठीक, ये है वाइड एंड लेवल। ये मतलब ये वाइड है, काफ़ी चौड़ा है, और लेवल है मतलब कि समतल है, समतल है, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक। ये क्या है, ये समतल है। हालांकि मैदान जो है वो समतल होते हैं, लेकिन अगर जहाँ डेल्टा डेल्टा बना दिया, नदियों ने खूब सारी नदी अपने साथ अवसाद इकट्ठा कर रही है, वहाँ तो भैया प्लेन ही होगा, समतल होगा, मतलब कि लेवल में होगा, ठीक, समतल होगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए ये जो इसका ऊपर वाले तट है उसको हम लोग कोकर तट कहते हैं, जो बीच का उसको कन्नड़ तट कहते हैं, और जो सबसे नीचे है साउथ में इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट। सेम यहाँ पर इसको नदर्न हम लोग क्या कहते हैं, नदर्न सरकार कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार, क्या कहते हैं दोस्तों,
इसी को हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार। और जो ये है, जो नीचे वाला, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और याद रखना है जो कोकर कोस्ट है ये किसका किसका तट है, मुंबई और गोवा, ठीक, याद रखना क्या, मुंबई और गोवा, मुंबई और गोवा याद रखना, ठीक, कोकर तट। इतना आप लोग अच्छे से समझ के होंगे। और एक देखिए एक पॉइंट और याद रखना, ये जो है यहाँ पर पूर्वी, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है चिल्का झील। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है एग्जाम में, तो याद रखना अगर पूछ दे कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में, महानदी डेल्टा है उसी के दक्षिण में, उसी के साउथ में क्या है, हमारी लेक चिल्का है, कौन सी, चिल्का झील, कौन सी, चिल्का झील। याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में आई है, वनडे एग्जाम में खासकर, ठीक, याद रखना। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया, ठीक, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार जब आप लोग फिर से देखेंगे, देखिए हम फिर से कह रहे हैं, कल भी कहा था, डेली कहते हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी इसको पढ़ना, फिर क्या करना, कल पढ़ लेना, ठीक, कल पढ़ लेना, ठीक, उसके बाद हफ्ते में एक बार पढ़ लेना, फिर महीने में एक बार पढ़ लेना। जो भी हफ्ते में क्या पढ़ना है, जो आपने 6 दिन पढ़ा है वो हफ्ते में रिवीजन करते जाइए, और जो डेली पढ़ा है उसको दूसरे दिन रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, और जब आप एक बार इसके हैबिट, मतलब आपने ये हैबिट बना ली तो आपकी ये आदत में आ जाएगा, बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत आराम से, बिना किसी दिक्कत के आप आराम से रिवीजन कर पाएंगे। जो 6 दिन पढ़ा है वो हफ्ते में रिवीजन कीजिए, और जो महीने भर पढ़ा है वो महीने में एक बार कर लीजिए रिवीजन। इससे क्या होगा, जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी तो भूलोगे नहीं कभी आप, टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक, क्योंकि कन्फ्यूजन कोई नहीं होगी। इसी तरह मतलब कोई भी अगर कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन जो है वो जरूरी है। अब हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कोरल लीफ के बारे में, मतलब कि प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, प्रवाल भित्तियों के बारे में। उसके भी 3 प्रकार होते हैं, वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो या फिर इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसको नोट कर लेना आप, ठीक। हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कोरल के बारे में, प्रवाल के बारे में, ठीक। प्रवाल देखिए, प्रवाल कौन होते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी में क्या कहा गया, एनसीईआरटी में कहा गया कोरल पॉलिप्स आर सॉल्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव्ड इन कॉलोनीज। मतलब ये अति सूक्ष्म जो है, अति सूक्ष्म प्राणी होते हैं, ठीक, अति सूक्ष्म प्राणी होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म प्राणी होते हैं, ठीक, जो कि किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं। कैसे रहते हैं, ये समूह में एक समूह बना के कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक। इनको ही कहते हैं क्या, कोरल पॉलिप्स, जो कोरल होते हैं, ठीक, प्रवाल होते हैं। दे फ्लोरिश इन सैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये कहाँ पर मतलब ये कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये मतलब बनते ही ऐसे, या इनका काली, मतलब इनका जीवन काली वहीं हो सकता है, कैसे, छिछले और वार्म वाटर में, हल्के गर्म जल में, कैसे, छिछले और हल्के गर्म जल में इनका जो है फ्लोरे ये होता है। फिर कह रहा है कि दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसी से कैसे ही एक पूरा का पूरा कोरल जो है वो कोरल द्वीप समूह बन जाता है, या प्रवाल भित्तियाँ जो है निर्माण करते हैं। ये स्राव, मतलब यही जो है ये प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कोरल रीफ कहते हैं, ठीक। दे कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केल्सन फ्रॉम कोरल डिपोजिट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट। वही जो हमने बात करी, ये जो स्राव करते हैं, जो निकालते हैं, ठीक, क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट, यही क्या करते हैं, यही एक साथ जमा होके बड़ी मात्रा में जमा होके कोरल लीफ्स या प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके भी 3 काइंड होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। पहले तो समझ के प्रवाल किसे कहते हैं, प्रवाल भित्ति, ये समझ गए। अब देखिए 3 काइंड इनके कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पहला है बैरियर रीफ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रवाल रोध का, ठीक। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, द ग्रेट बैरियर रीफ, कौन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया में किस साइड है, तो दोस्तों आप लोग याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी किस साइड है, ऑस्ट्रेलिया में है ईस्ट साइड में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो है। और देखिए एक चीज़ और है, अगर पूछ दे विश्व की सबसे लंबी जो प्रवाल भित्ति है, सबसे लंबी, ठीक, तो कौन सी है, वो द ग्रेट बैरियर, इसका नाम ही तभी ग्रेट रखा गया है, द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग याद रखना। अब देखिए बैरियर रीफ, देखिए एक तो होता है प्रवाल रोध का, फिर तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय द्वीप। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बैरियर रीफ या प्रवाल रोध का कौन है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यही समझ लिया कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, द ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखना क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ।
द ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखना, ठीक। जो कि कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। और किस साइड में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में या ईस्ट साइड में, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, याद रखना है, ठीक, ईस्ट साइड में। और पूछ देंगे कि ये सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे मतलब कि लंबी जो है बैरियर रीफ कौन सी है, वो यही है। अब देखिए इसको बैरियर रीफ क्यों कहा जाता है, प्रवाल रोधिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये समुद्र की तरंगों से, पानी की तरंगों से, खतरनाक तरंगों से तट का बचाव करते हैं या तट की रक्षा करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई तट है, ठीक, ये कोई क्या है, तट है, और इसी के यहाँ पर जो है खूब सारी प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये प्रवाल भित्ति जो है ये बनते कैसे हैं। भैया ये जो है ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक, ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ पानी है, पूरा यहाँ पानी है, ठीक, और यहाँ पर जो है वो पानी की चट्टान है कहीं, ठीक, पानी की चट्टान है। ये क्या करते हैं, ये अपने जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, फिर ये जो स्राव है ये यहाँ पर आके बैठ जाता है, ठीक, यहाँ पर फिर क्या करते हैं, ये भी जो है यहाँ पर, ये जो है इनका जो जीवन काल है वो बहुत कम होता है। देखिए इसमें लिखा है कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब कि इनका जो जीवन काल है वो बहुत कम होता है। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक प्राणी होते हैं, ठीक, अति सूक्ष्म। फिर ये क्या करते हैं, ये तो जो श्रावित करते हैं, फिर ये खुद भी जो है यहीं पर जो है अपना जो है इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये इनका जो जीवन समाप्त होता है तो यही इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये एक नहीं होते हैं, ये करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं जो एक के ऊपर, फिर इसके ऊपर क्या होगा कि दूसरा आएगा वो इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या करते हैं, ये जो है पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा करके ऐसे पूरा ये क्या बनाते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं, जिसको हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं, ठीक। ये इस तरह से पूरा बना लेते हैं, ठीक, बना लेते हैं, समझ गए। इसी को हम लोग कहते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक। अब समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो है ये इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, और इसी के जो इधर साइड में, मतलब कि इधर जो है साइड में क्या है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है, पूर्वी साइड में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। सोचिए कितनी ज़्यादा मात्रा में ये लोग होंगे। और देखिए हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए इनकी कंडीशन क्या है, ये छिछले और वार्म जल में पाए जाते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, जो महान जिसको कहा जाता है, जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है, इसमें क्या है, ये वैसे होगी, कैसे होगी, ये हल्का जो है मटमैला टाइप की हो रही है, मतलब कि विरंजक हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, विरंजक हो रहा है, ठीक, विरंजक हो रहा है। मतलब कि ये एक बहुत चिंता की बात है जलवायु की दृष्टि से, ठीक, इनके दृष्टि से। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए ग्रेट बैरियर रीफ भी हम लोगों ने समझ लिया, ये मतलब कि जो तट से हल्का सा दूर में क्या है बनती हैं, तट से हल्के दूर में बनती हैं, और जो तरंगे आती हैं खतरनाक समुद्र की, उनसे क्या करते हैं, तट की रक्षा करती हैं। मतलब कि उनको जो है तरंगों को आने से क्या करती हैं, रोकती हैं। क्या करती हैं, तरंगों को आने से, तरंगों को यहाँ तक जाने से रोकती हैं, ठीक। जब यहाँ तक जाने से रोकेंगी तो रोकने का काम क्या है, वो रोधिका का मतलब ही ये रोकना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रवाल रोधिका या बैरियर रीफ। एक बैरियर के तरीके से काम करते हैं। आप लोग देखोगे बैरियर लगा देते हैं पुलिस वाले, जहाँ पर आवाजाही बंद करना होता है। उसी हिसाब से आप लोग याद रखिए कि बैरियर रीफ का मतलब क्या है, प्रवाल रोधिका। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड जो इसका क्या है, सेकंड है दोस्तों, सेकंड है तटीय प्रवाल भित्ति का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, ये तट में मान लीजिए कि जैसे ये है, ठीक, ये कोई तट है, ठीक, ये तट मान लीजिए यहाँ नीचे फैला हुआ है, ठीक, और यहाँ पर इसी के तट के ऊपर पानी है, सेम तट, मतलब इसी के तट के ऊपर पानी है। तो क्या करते हैं, ये इसी तट के ऊपर क्या है, ये तट के ऊपर जो है प्रवाल भित्ति जो है इकट्ठा हो जाते हैं इसी तट के ऊपर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति। इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है वो कौन सा है, अगर पूछते तो याद रखना दोस्तों, कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, याद रखना दोस्तों, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर आता है प्रवाल वलय द्वीप। ये कहते हैं, ये क्या करते हैं, किसी द्वीप के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे ये है, ठीक, ये क्या है, ये कोई द्वीप है, तो इसके चारों तरफ जो है, इसके जो है ये चारों तरफ जो है ये इकट्ठा हो जाएंगे, चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। और इसका जो है, इसका तभी वलय देखिए, वलय का मतलब क्या होता है, छल्ला टाइप का, ठीक, गोल, तो एक वलय का निर्माण करते हैं, वलय टाइप में फैल जाएंगे चारों तरफ द्वीप के। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप, याद रखना आप लोग। इतना आप लोगों को समझ में आ गया।
तो दोस्तों देखिए, इसको पढ़ना क्यों जरूरी था, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं अब इसके बाद जो इंडिया के दो आइसलैंड है, मतलब कि एक लक्षद्वीप और दूसरा क्या है, दूसरा आइलैंड कौन सा हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बने ही प्रवाल भित्तियों के द्वारा। इनमें जो है प्रवाल भित्तियों का काफ़ी अहम रोल है, इसलिए हम लोगों को प्रवाल भित्तियाँ पढ़ना जरूरी था और एनसीईआरटी में तभी इसको कवर किया गया। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ आ गया। फिर से देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। सबसे पहले कह रहा है कोरल पॉलिप्स आर सॉल्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो कोरल होते हैं, कोरल ये क्या होते हैं, ये बहुत, एक तो सॉल्ट लिव्ड होते हैं मतलब कि बहुत कम समय तक जीते हैं, दूसरा माइक्रोस्कोपिक मतलब कि अति सूक्ष्म प्राणी होते हैं। ठीक, अति सूक्ष्म जीव होते हैं, विच लिव्ड इन कॉलोनीज, जो कि एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अभी पढ़ा था। फिर जो कह रहे थे फ्लोरिस इन सैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर, ये छिछले और हल्के गर्म जल में रहते हैं। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, अगर पूछ देंगे कि कोरल से किसका स्राव होता है, ठीक, क्या सीक्रेट होता है, तो याद रखना दोस्तों क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, जो कि बहुत धीरे धीरे करोड़ों जो है ये इसी से क्या बनते हैं, सीक्रेट करते हैं। फिर जो मरते हैं ये, जब इनकी मतलब एक बहुत ही कम समय तक जीते हैं, तो उसी में ये भी अपनी जो है वो जगह बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। फिर इन्हीं से जब ये जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी करोड़ों में होती है, तो वही बना देता है वो प्रवाल भित्तियों, जिस पर जो है ये मतलब कि जो 3 तरह के जो है वो निर्माण होते हैं, जो कि हम लोगों ने बात कर ली। एक तो ये देखिए सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की होगी, फिर अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सब है ना, हमने तीनों उदाहरण पढ़ लिया अच्छे से। बैरियर रीफ के बारे में पढ़ लिया, बैरियर पुलिस वाले से याद रखना, बैरियर का मतलब जो है तट को बचाए। ठीक, प्रवाल रोध का दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में, कौन, अंडमान निकोबार, जो कि तट के ऊपर ही हो जाती है। फिर तीसरा है लक्षद्वीप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का भी, जो चैप्टर 2 है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इसका आज लास्ट टॉपिक है और आज ही जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज अपवाह, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको डेली ये जो है क्लास लेनी जरूरी है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आइसोलेटेड द्वीप समूह के बारे में। ठीक, इंडिया में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा कौन सा, लक्षद्वीप। पहले इसके बारे में देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चित्र के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे और इसकी जो हर एक लाइन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो है वो पहला कह रहा है, पहले हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप के बारे में कह रहा है कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, मतलब कि कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, मतलब कि ये जो है काफ़ी जो छोटी छोटी वही प्रवाल भित्ति हैं उससे बना हुआ है। किससे, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। ठीक, हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था। और ये किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, एटॉल किसका, एटॉल जो कि वलय की तरफ। ठीक, हमने पढ़ा था वलय द्वीप। ठीक, वलय प्रवाल भित्ति हम लोगों ने पढ़ा था ना, वलय प्रवाल, तो उसकी तरह है ये। ठीक, मतलब कि जिसको कहते हैं वलय तटीय प्रवाल। अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, तो उसका उदाहरण क्या था, लक्षद्वीप था। ठीक, और भी हम लोग रहते बैरियर रीफ के बारे में पढ़ा था, जो कुछ पढ़ा था। ठीक, वही देखिए इसमें आ रहा है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पहले हम लोगों ने वो जो पढ़ा था लेटिट्यूडनल जो लाइन है, अक्षांशीय विस्तार और जो देशांतरी विस्तार एक्सटेंशन है। ठीक, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब क्यों पढ़ा था पहले, उस चैप्टर को क्यों रखा गया, ये सब आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी जो है कैसे एक सही तरीके से चैप्टर को उसने लगाया हुआ है लाइन से। अब देखिए कह रहा कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ठीक, वो वही जो एटॉल से बना है, किससे, एटॉल से बना है। फिर कह रहा अर्लियर दे वर नोन एज लकाद्वीप, मिनिका एंड अमीन द्वीप, मतलब कि पहले जो है इस लक्षद्वीप को पहले 3 नाम थे, मतलब कि अलग अलग नाम से जाना जाता था, अलग अलग नाम से नहीं, मतलब कि 3 समूह था, अलग अलग था। ठीक, तो इनके जो थे अलग अलग नाम से क्या था, एक था लकाद्वीप, फिर मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। बाद में 1973 में इसका नाम चेंज किया गया। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 के बाद से इसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाने लगा। फिर कह रहा इट कवर्स स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 32 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो है ये एरिया कवर किए हुए हैं। ठीक, फिर कह रहा है कावारेती आइसलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। हालांकि हम लोगों को पता है कि लक्षद्वीप की जो राजधानी क्या है वो कावारेती, याद रखना कावारेती राजधानी है। ठीक, और वहीं पर जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ठीक, इसका जो है प्रशासनिक जो मुख्यालय है वो कहाँ है, प्रशासनिक मुख्यालय वो वहीं पर कहाँ है, लक्षद्वीप में। कहाँ है, लक्षद्वीप में। फिर कह रहा है ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मतलब कह रहा है ये जो ग्रुप है
एक काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है। किससे? विविधताओं से। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना मतलब कि वनस्पति, ठीक, और जो भी है वन्य प्राणी, वन्य और वन्य जीवन और वनस्पति जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। और ऐसा क्यों है? ठीक, सबसे पहले तो नीचे पाया जाता है, काफ़ी नीचे, ठीक, केरल वाले इलाके में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केरल के इलाके में ही जो है घने जंगल भी पाए जाते हैं, ठीक। और एक तो नीचे होने के कारण, चाहे ये हो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ जो है वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है। उसको भी हम लोग जब अंडमान वाला पढ़ेंगे तब अच्छे से देख लेंगे, ठीक। और देखिए एक लाइन यहाँ पर और है कि यहाँ पर जो है एक पिटली द्वीप समूह पाया जाता है। क्या? एक मतलब कि एक पिटली द्वीप पाया जाता है, उसी में एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक, पिटली द्वीप में, जहाँ मानवीय हस्तक्षेप जो है वो एकदम नहीं है, वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए, ठीक। और एक ये भी रीजन है, यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप जो है काफ़ी कम है, इसलिए भी यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी काफ़ी है। किसकी? वनस्पतियों और वन्य प्राणी की, ठीक। वनस्पति और वन्य प्राणी की जो है वो डाइवर्सिटी, विभिन्नता जो है काफ़ी है, ठीक, काफ़ी विविधता पाई जाती है, किसमें? डाइवर्सिटी में। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, देखिए पहला पढ़ लिया, अब ये दूसरा है। ये जो है दिस आइसलैंड आर लार्ज इन नंबर एंड स्कैटर्ड इन साइज, मतलब ये संख्या में बड़े हैं, ठीक, ये जो है वो नंबर में बड़े हैं, ठीक, नंबर में काफ़ी बड़े हैं, एंड स्कैटर्ड इन साइज, और काफ़ी जो है बिखरे हुए हैं, बिखरे टाइप है, ठीक। ये जो द्वीप है काफ़ी बिखरे टाइप है। इसको हम लोगों ने और भी नाम दिया गया, जैसे नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, उत्तरी अंडमान, फिर नीचे निकोबार है, ठीक। अच्छा ये देखिए जो सेकंड लाइन है, दिस आइसलैंड ग्रुप इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब कि ये जो आइलैंड है, ये जो द्वीप समूह है, ये मुख्यतः इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक है अंडमान, एक है निकोबार। जो उत्तर में है वो अंडमान है, ठीक, और जो नीचे है दक्षिण में उसको हम लोग निकोबार कहते हैं, ठीक, उसको हम लोग निकोबार कहते हैं, याद रखना आप लोग। अब देखिए अब क्या कह रहा है, ये समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए ग्रेट डाइवर्सिटी, अब फिर है क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट। सबसे पहले तो ये जो है किसके समीप है? ये है समीप किसके? इक्वेटर के। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, आप लोगों ने पढ़ा था, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, याद रखना। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ दिख रहा होगा, ठीक। ये हमारी पृथ्वी है, हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ से एक लाइन निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री रेखा, या इसी को हम लोग इक्वेटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इक्वेटर कह देते हैं। इसी को हम लोग विषुवतीय रेखा भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कह देते हैं, ठीक। अब हम लोगों को पता जो हमारा भारत है यहाँ पर है, और यहाँ पर कहीं जो क्या है, यहाँ पर पाया जाता है क्या? ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जो ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जो हमारा मुख्य मतलब कि पूरा भारत है, देखिए जो मुख्य भारत है, ठीक, मेन जो भारत है, मुख्य भारत, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? उसका अक्षांशीय विस्तार मतलब कि जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है वो तो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर हम लोगों ने पढ़ा था संपूर्ण भारत, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लिया जाए तो हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? वो है हमारा कितना? 6 डिग्री 4 मिनट से, 6 डिग्री 4 मिनट से कितना है? और याद रखना क्या है ये? नॉर्थ, उत्तरी। 6 डिग्री 4 मिनट से कितना था हमारा? 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए क्या बता रहे हैं, यहाँ विषुवतीय जलवायु क्यों पाई जाती है? भैया यहाँ पर जो है वो काफ़ी मात्रा में ताप पड़ता है। क्या? सूर्य ताप जो है, सूर्य का जो ताप है, सौर्य ताप, ठीक, वो काफ़ी मात्रा में पड़ता है। सूर्य की गर्मी जो है वो काफ़ी मात्रा में पड़ती है, ठीक। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वाष्पीकरण जो है, ठीक, वाष्पीकरण जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, काफ़ी तेज़ी से वाष्पीकरण होने के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, बादल बनते हैं, फिर उनका संघनन होता है, ठीक। फिर वहाँ से क्या है, वहाँ से वर्षा जो है खूब होती है। इस एरिया में काफ़ी वर्षा होती है, और काफ़ी वर्षा होने के कारण यहाँ पर काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए कहा गया है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, है ना। और इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब कि अब देखिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या है, विषुवतीय जलवायु यहाँ पर क्यों पाई जाती है? भैया 0 डिग्री पर काफ़ी सूर्यताप पड़ता है, और जो हमारा जो ये द्वीप है ये कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे है, और 6 डिग्री का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 डिग्री का अंतर 111 किलोमीटर का होता है, और 6 डिग्री का मतलब हो गया 666 किलोमीटर। खाली 0 डिग्री से 666 किलोमीटर दूर है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काफ़ी सूर्यताप मिलेगा, जिससे काफ़ी वाष्पीकरण होगा, ठीक। वाष्पीकरण होने के कारण फिर यहाँ पर जो है काफ़ी रेनफॉल होगी, काफ़ी बारिश होगी। जब काफ़ी बारिश होगी तो यहाँ पर बहुत घने थिक फॉरेस्ट या घने जंगल पाए जाएंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, क्योंकि ये क्लोज टू इक्वेटर, भूमध्य रेखा के या विषुवतीय रेखा के एकदम समीप है या पास है। इतना समझ गए? अब जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं एक चित्र के जरिए इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक।
अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, चित्र के माध्यम से अच्छे से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द्वीप है, ठीक, ये बहुत ही मात्रा में द्वीप है, ठीक। इसको कुल मिला के एक साथ जो है एक नाम, तभी इसका नाम बदल दिया गया, क्या रख दिया गया था, लक्षद्वीप रख दिया गया था। और याद रखना जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी राजधानी क्या है, वो कावारत्ती है, उसी को इसका प्रशासनिक, वहीं पर इसका जो है वो प्रशासनिक हेडक्वार्टर है, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर है या प्रशासनिक मुख्यालय है। हमने ये भी बात कर ली थी कि यहीं पर एक विटली द्वीप पाया जाता है, उस पर कौन सा, इस पर एक पक्षी अभयारण्य भी है, क्या है, उसमें एक पक्षी अभयारण्य भी है। ये हम लोगों ने बात समझ ली थी किसकी, और ये भी याद रखना यहाँ के जो तीन जो है ये मेन द्वीप है, इसको याद रखना, ये काफ़ी एग्जाम में आ जाता है। अमीनी, कावारत्ती, मिनिकॉय, इसका कभी कभी पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण में लगाने के लिए दे देते हैं ना कि कौन कहाँ पर है, तो याद रखना सबसे पहले अमीनी है, फिर कावारत्ती है, फिर क्या है, मिनिकॉय, क्या है, फिर मिनिकॉय, याद रखना। अब देखिए क्या, ये जो कावारत्ती है, कावारत्ती यही इसकी राजधानी है, क्या, यही जो है इसकी, यहीं पर इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। सबसे पहले तो याद रखना ये जो अंडमान है वो उत्तरी है, ठीक, वो उत्तर में है, और जो निकोबार है वो दक्षिण में है। फिर देखिए इसको जब आप 5-6 बार ऐसे जल्दी जल्दी बोलेंगे, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, तो आपको जो है ये हमेशा के लिए रट जाएगा। तो याद रखना जो सबसे ऊपर है वो है उत्तरी अंडमान, और याद रखना यहीं पर क्या है, यहीं पर इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, यहाँ की कैपिटल जो है वो भी कहाँ है, उत्तरी अंडमान में। अगर ये पेपर जो है ये क्वेश्चन ऐसे ही आजकल पूछ रहा है, ठीक, अंदर जाके पूछ रहा है, तो नॉर्थ जो है उत्तरी अंडमान में इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। फिर जो बीच है ये मिडिल है, ठीक, ये इसको क्या कहते हैं, ये मिडिल। और देखिए याद रखना ये जो ग्रेट निकोबार है ना, ग्रेट, यही सबसे जो है दक्षिणी भाग है अपने इंडिया का, ठीक। और देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि ये जो 10 डिग्री चैनल है वो कहाँ से गुजरता है, तो याद रखना अंडमान और निकोबार के बीच से, मतलब कि देखिए सीधा ये तो ये दे देंगे कि अंडमान और निकोबार के बीच से कौन सा चैनल निकलता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक। यही जो हमारी लैटिट्यूडिनल लाइन है, मतलब कि अक्षांशीय लाइन है, इसी को कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक, और कुछ नहीं है। या सीधे आपसे और अंदर से पूछ सकता है, ये दे देगा क्या, लिटिल मतलब क्या हो गया, जो हमारा लघु अंडमान है या जो छोटा अंडमान है, और कार निकोबार, इसके बीच से 10 डिग्री चैनल निकलता है, ठीक। अगर थोड़ा सा सिंपल बनाएगा एग्जामिनर क्वेश्चन तो सीधा दे देगा कि अंडमान और निकोबार के बीच से निकलता है, लेकिन अगर उसको हल्का सा टप करना होगा तो क्या करेगा, लिटिल दे देगा, लघु अंडमान, और जो कार निकोबार है उससे, अगर आप इसको ये याद होगा तो लिटिल तो आपको पता ही होगा, वो कार, लिटिल, ग्रेट, ये भी आप लोग याद कर देना। अभी देखिए नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, ये हो गया क्या, ये अंडमान के भाग है। इसी में क्या है, उत्तरी अंडमान में क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। फिर याद रखना ये जो मिडिल, ठीक है, देखिए ये याद रखिए, जो छोटा वाला है वो सबसे लास्ट में, फिर सबसे ऊपर तो उत्तरी होगा ना, उत्तरी अंडमान, बीच में मिडिल होगा जिसका नाम है मध्य अंडमान, और जो सबसे नीचे उसको साउथ अंडमान कहेंगे, ठीक, मतलब कि दक्षिण अंडमान, और जो लास्ट में बचा है छोटा सा, इसको एकदम छोटी से लास्ट में एक जगह दे दी गई है, ऐसे आप लोग भी याद कर सकते हैं, ठीक। तो नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल। उसी तरह यहाँ देखिए कार है, सबसे ऊपर कार निकोबार है, फिर लिटिल है, तो उसके बाद क्या है, मतलब कि सबसे पहले कार निकोबार, फिर लघु निकोबार, फिर क्या है, महान निकोबार या ग्रेट निकोबार, इसको हिंदी में भी कहते हैं। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए एक चीज़ एनसीईआरटी में और कहा गया है, ये जो है ये एक सबमर्ज्ड पर्वत का एक छोटा सा भाग है, मतलब कि शिखर है, सबमर्ज्ड शिखर या निमज्जित पर्वत। अब देखिए वो किसे कहते हैं, इससे क्या मतलब है, मतलब है कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, देखिए पहले ये क्यों पढ़ाया गया कि जो हमारा इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये जो पर्वत थे काफ़ी बड़े बड़े थे, ये जो आप लोगों को खाली शिखर दिख रहे हैं ये ऐसे थे, क्या थे, ऐसे थे, ठीक। लेकिन जैसे हमारी जो इंडियन प्लेट है वो टकराई जाके कहाँ, किससे, जैसे ही टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो ये जो पर्वत थे इनका निमज्जन हो गया, ये पानी के अंदर धस गए, पानी के अंदर, और जो है आज जो है इनका सिर्फ शिखर दिखाई देता है, ये जो शिखर है यही दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है, ठीक, ऐसा माना जाता है। बस इतनी सी बात है जो कि एनसीईआरटी में कही गई थी। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारा पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पाया जाता है, वो नॉर्थ, मतलब कि उत्तरी अंडमान में क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आज का चैप्टर आज पूरा समाप्त होता है, जितना जो भी आपका सेकंड चैप्टर था। अब कल हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज चैप्टर की, जो हमारा थर्ड चैप्टर है अपवाह, ठीक। उसमें हम लोग पढ़ेंगे जितने भी नदी सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, ठीक, नदी जो तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, ठीक, यमुना नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक, और दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक, उत्तर भारत की नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र, जो सब कुछ है हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों को बने रहना है, ठीक।
और धीरे धीरे देखिए अभी तो क्या है, अभी वाइट बोर्ड है, आप लोग सपोर्ट करिए, जैसे डिजिटल बोर्ड आएगा हम और अच्छे से अपनी जो क्वालिटी है और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए और जो ये पढ़ाई आप लोगों के लिए हम काफ़ी आसान बना पाए। मेरी जो है पूरी कोशिश यही है और मेरा मकसद भी यही है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।